उत्तर प्रदेश में देखिए, राज्यसभा की 11 सीटों को लेकर नामों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 8 नाम सामने आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 नामों को अपना प्रत्याशी बना दिया है राज्यसभा के लिए। हालांकि कपिल सिब्बल जरूर समर्थन पर हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सपा के समर्थन पर ही जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा। यानी कि नाम फाइनल हो चुके हैं। 10 तारीख का इंतजार होगा जिस दिन वोटिंग होगी, लेकिन एक सीट पर यानी कि 11वीं सीट पर पेच फंस रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जरूर 8वां उम्मीदवार इसी को सोच समझकर उतारा है। सपा ने सिर्फ 3 ही कैंडिडेट उतारे, इसलिए सपा इसके लिए दावेदार अभी फिलहाल नहीं है। आज आखिरी दिन नामांकन का है, तो ऐसे में ये 11वीं सीट भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है। लेकिन अब जब बीजेपी और सपा के दोनों के उम्मीदवार सामने आ गए हैं, तो वही कांग्रेस ने जब 3 उम्मीदवार अपने अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश के खड़े कर दिए, तो उस पर भी घमासान मचा हुआ है। तमाम कांग्रेसी भी इसको लेकर नाराज हो रहे हैं। तो यही सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं राज्यसभा के चुनावों को देखते हुए। आज फिलहाल आपको ताजा अपडेट ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 जो नाम हैं जो कि राज्यसभा के लिए इस बार चयनित हो रहे हैं, उनका नामांकन होना है। और आज सुबह 11:30 बजे जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे बीजेपी के 8 कैंडिडेट। ये राज्यसभा के लिए एक करके देखिए स्क्रीन पर वो हम आपको नाम दिखा रहे हैं। सुरेंद्र नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, इनको टिकट मिला है राज्यसभा का। इस बार 11 सीट उत्तर प्रदेश से, जिसमें 8 कैंडिडेट बीजेपी के उतरे हुए हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण, इनका नाम देखिए कल ही घोषित किया बीजेपी ने। मिथिलेश कुमार का भी नाम कल ही घोषित किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी देखिए, इनको भी टिकट राज्यसभा का आखिरकार इस बार मिल गया। कहा जा रहा था कि लंबा वनवास था, लेकिन वो वनवास जो है वो समाप्त हो चुका है। संगीता यादव, ये भी देखिए इस सूची में। आप देखिए राज्यसभा के लिए सपा की लिस्ट कैसे सामने आई है। कपिल सिब्बल जिनको समर्थन दिया है सपा ने, और जयंत चौधरी जो कि सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वो अब राज्यसभा जाने वाले हैं। जावेद अली सपा के सिंबल पर राज्यसभा के लिए अब जाएंगे, उनका भी नाम सामने आ चुका है। तो ये नाम, वो तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है जो अब उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर आपको नजर आएंगे चेहरों के तौर पर। फिलहाल देखिए अब किस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस बार आपको अगर लिस्ट पर ध्यान दो और पार्टियों पर ध्यान पर गहरा शोक प्रकट किया है सीएम ने यहाँ नहीं है, क्योंकि संख्या बल उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस की हालत है, कांग्रेस को बाहर निकाल उत्तर प्रदेश से अपने जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा के बचे हुए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। यानी कि बचे हुए दावेदारों को नाम पूर्ण तरीके से ऐलान हो चुका है। इनके कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा में इस बार जाने वाले हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ये नाम जो है और जो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम नामों को लेकर तमाम बातें चल रही है कि कुछ सोच समझकर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वही समाजवादी पार्टी भी बहुत सोच समझ के तहत एक रणनीति बनाते हुए अपने 3 कैंडिडेट को लेकर जा रही है, पहुंच रही है राज्यसभा। और राधा मोहन अग्रवाल दास से हमारे संवाददाता सीमा बातचीत करें, सीधे उसी का रुख करते हैं अब हम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 में जेल में हत्या हो गई जम्मू कश्मीर में। एक राष्ट्र पे 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब उस त्याग के स्तर को कहीं देख लीजिएगा तो हमारे जैसे छुटकुल्ले नेताओं के त्याग की बात करिएगा। आपकी तारीफ बहुत करता है विपक्ष के तमाम बड़े नेता, कहते हैं कि राधा मोहन दास जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये भी माना जा रहा था, बीच में चर्चाएं थी कि शायद आप उनके टच में बने हुए। मैं उनका आभारी हूँ। लोकतंत्र स्वस्थ होता है जब आप अपने विपक्षियों की अच्छाइयों का भी सम्मान करते हैं। अगर वो महसूस करते हैं और सम्मान करते हैं तो मुझे भी उनका आभार प्रकट करना चाहिए, लेकिन उनकी जो भावना है उसका भी कदर करना चाहिए। वो विपक्ष में रह करके मुझको अच्छा मानते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत नैतिक आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी। इसलिए अगर मैं अच्छा हूँ, नैतिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं दल बदल नहीं कर सकता हूँ। दल बदल करने के पहले मरना ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे घृणा है कपिल सिब्बल से। अखिलेश की मजबूरी का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया कि आजम खां जी अस्पताल में भर्ती थे और उनके मुकदमे लड़ रहे थे। कितना छोटा काम किया है माननीय कपिल सिब्बल जी ने। क्या नहीं दिया उनको कांग्रेस ने। राज्यसभा दिया, लोकसभा दिया, 5 विभागों को मंत्री बनाया, खरबपति बन गए कांग्रेस का नाम लेते लेते। और थोड़ा सा कांग्रेस का जहार कमजोर हुआ तो चूहे की तरह कूद के चले गए। तो अखिलेश जी हमसे खुद उम्मीद नहीं करते हैं कि मैं दल बदल करूँगा। जब उन्होंने कहा अच्छा है, तो मुझसे कह रहे थे कि देखिए आप अच्छे हैं, दल बदल करने की गलती मत करिएगा। तो मैं अखिलेश जी की बात माना और मैंने दल बदल नहीं किया। जयंत चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? उनका भी राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। अभी हम लोग जयंत चौधरी जी को राजनीतिक दृष्टि से बहुत संज्ञान में नहीं लेते हैं।
हल्का मानते हैं? समाजवादी पार्टी है हमारी विरोधी पार्टी, हम इसको मानते हैं और स्वीकार करते हैं। जयंत चौधरी जी को अभी अपने पश्चिम में स्वर्गीय अजीत सिंह जी की जमीन खोजनी चाहिए। अजीत सिंह किसी संसद और विधानसभा के मोहताज नहीं थे अपनी राजनीतिक शख्सियत को बनाने के लिए। मैं गलत कह रहा हूं तो कहिएगा, मेहनती कैद किसी सत्ता के मोहताज नहीं थे। समाज के अंदर नियंत्रण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से नहीं किया है, समाज के अंदर काम करके किया है। उनको अभी समाज में खटना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या खाका है दिमाग में आपको? राज्यसभा जाएंगे वहाँ क्या? वो खाका तो योगी जी बुन रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई माननीय बंसल जी के नेतृत्व में मैं योगी जी के बुने हुए खाके को, जो मेरा दायित्व दिल्ली में दिया जाए मुझे करना है, मैं उसका प्रयास करूंगा। हमें इस बात का दुख होता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है, देश की आज़ादी की लड़ाई में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यहाँ के लोग बहुत संघर्षशील रहे हैं। करीब करीब 45 ऐसे देश हैं जिनको हमने जिंदा किया है, जहाँ भारतीय संस्कृति उत्तर प्रदेश के माध्यम से फैली है। और हमें दुख है कि इस उत्तर प्रदेश को आज़ादी के इन 70 सालों में अगर 5 साल ये छोड़ दें योगी जी के, तो हम पिछड़े के पिछड़े रह गए। अब हमारी सरकार में ऐसा आया है कि हम 5वें स्थान से बढ़ करके हम दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों का सपना होगा अपनी सरकार और अपने संगठन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का। बातचीत के लिए शुक्रिया। राधा मोहन दास अग्रवाल जी को देख रहे थे आप कि किस तरह से बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बातें कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा दल बदल जैसा घिनौना काम वो कभी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधने की कोशिश की। कैमरामैन गिरीश कांडपाल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो राधा मोहन दास अग्रवाल को आपने सुना। देखिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद सभी 8 जो प्रत्याशी राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी के वो सीधे जाएंगे अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करने। एक साथ एक बड़ी तस्वीर आपको दिखेगी। आज राज्यसभा के उम्मीदवार बीजेपी के आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज इसी पर हमारी चर्चा है। सबसे पहले एक एक करके खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अरुण प्रकाश जी बीजेपी के नेता है। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आज। और शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और इसी के साथ साथ हमारे बीच में चंचल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अपना पक्ष यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और आरएलडी की तरफ से भी आज वो रखेंगे, क्योंकि उनके सहयोगी आरएलडी भी हैं इस बार। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूं अरुण जी आपसे, क्योंकि आज 8 कैंडिडेट आपके पहुंच रहे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने। आपने सुना राधा मोहन दास अग्रवाल को निशाना भी साध गए, कपिल सिब्बल को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, यानी कि आप हर एक को हल्के में ले रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, हमारे पार्टी का एक मूल मंत्र है, आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है, पूरे संगठन का मूल मंत्र है कि जहां हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं और सबके प्रयास के साथ काम करते हैं। हमने जो पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं उसमें सभी का ध्यान रखा है, दलितों का ध्यान रखा है, पिछड़ों का ध्यान रखा है, आधी आबादी को अब भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने 2 बहनों का भी ध्यान रखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो करती है, वो उसके कार्य और क्रियाकलापों में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। जहाँ तक हमारे इस समय उत्तर प्रदेश में विरोधी दल की बात मैं करूं, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उस समय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व श्री अखिलेश जी पूर्णतया भारी दबाव में काम कर रहे हैं जी। वो दबाव क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आय से अधिक संपत्ति का मामला लंबित है और उसके भी फैसले आने हैं। इसलिए उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे एक वकील को कांग्रेस पार्टी से तोड़ करके अपना प्रत्याशी घोषित किया कि निश्चित रूप से अगर जेल जाने की नौबत पिता और पुत्र, भाई बहनों की आवे तो उसे बचाने का प्रयास कपिल सिब्बल जी करें। दूसरा बात, अपने परिवार का दबाव, सगे चचा का दबाव उनके ऊपर ज्यादा था, तो पटीदारी के चचा का भी दबाव न बन जाए। हाँ। तो अपने पटीदारी के चचा श्री राम गोपाल जी को खुश करने के लिए उन्होंने जावेद अली जी को प्रत्याशी बना दिया। ठीक है। तीसरे प्रत्याशी गठबंधन का एक दबाव था, नहीं तो भाभी जाती। मैं तो मानता हूं कि समाजवादी पार्टी आज के दिन
अब सैफई परिवार की पार्टी कम रह गई है, हाँ। भैया भाभी की पार्टी ज़्यादा हो गई है। तो भाभी को जाना सुनिश्चित था, हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब ये हुआ कि ये गठबंधन टूट सकता है, 2024 का जो सपना है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो धूल धूसरित हो सकते हैं। तो इस नाते ये सोचा गया कि चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी जी को अपने गठबंधन में बनाए रखने के लिए जयंत चौधरी जी को सपा के, ये क्या आपको राज्यसभा में आपको लगता है कि चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि जयंत कहते हैं किसानों की बात को, उत्तर प्रदेश की बात को राज्यसभा में रखें। कपिल सिब्बल जो है बहुत कानूनी दावपेच अच्छे से समझते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर वो भी सपा के लिए साबित हो रहा है। जावेद अली जो है मुस्लिम चेहरा है, तो ये चेहरे क्या आपके लिए राज्यसभा में चुनौती होंगे? सीधा सा इसका जवाब देखिए। पिछले शिवांगी जी पिछले 6 वर्ष श्री जावेद अली जी भी राज्यसभा में रह चुके हैं। हाँ। और कई वर्ष आपने राज्यसभा में मंत्री के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में कपिल सिब्बल जी का कार्यकाल भी देखा है। ठीक है। अगर मैं कह सकूं कि भ्रष्टाचारियों के वकालत के अलावा मैं कह सकूं कि उत्तर प्रदेश या देश के माफियाओं के सुप्रीम कोर्ट में अपने वकालतनामा लगाने के अलावा अगर मैं ये कह सकूं बहुत ही जिम्मेदारी से कि एक वर्ग विशेष या विशेष पक्ष की मुकदमे को लड़ने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके कभी भी राज्यसभा के अंदर कपिल सिब्बल जी किसानों के प्रश्न पे, नौजवानों के प्रश्न पे कहीं खड़े नहीं दिखाई। कुल मिलाकर ये आपके लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं होंगे जो सपा सोच रही है। मैं चलिए चंचल जी के पास चलती हूँ। चंचल जी, आपके ये जो तीनों चेहरे हैं, इन पर देखिए सवाल अब बार बार खड़े किए जाने लगे हैं कि बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा आपने, और अपने फायदे से हर एक अपना फायदा देखता है। राज्यसभा में तो ये सबको पता है, जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना फायदा ही देखते हैं, उससे जनता को इतना सरोकार नहीं होता है। तो आपके जो कैंडिडेट पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो अभी हमारे बड़े भाई साथी अभी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विश्वास, तो ये इनका केवल नारा है और मैं उनकी बातों पे नहीं आऊंगा। मैं अपनी बात पहले करना चाह रहा हूं कि आप देखें कि हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए, और समाजवादी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि दोस्ती करने के लिए जो है क्या नाम है वो नहीं देखा जाता है, मतलब हमारे लाभ हानि नहीं देखी जाती है, हमें दिल बड़ा करना होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है इसीलिए आदरणीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया, और जो है वो एक हम लोगों ने गठबंधन धर्म निभाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वहां पे जाट क्षेत्र से जो आदरणीय आप भी अजीत सिंह चौधरी जी की बात कर रहे थे, आप सोचो कि एक बड़े नेता रहे हैं देश के, और उनको आप ये बता रहे हैं कि उनको लोकसभा जाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए उनको लाले पड़ जाएंगे। आपकी भूल है। आप हम लोग समाजवादी लोग जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी को जो है राज्यसभा भेजने का काम कर रही है हमारी पार्टी। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ आदरणीय चाचा जी को, आदरणीय रामगोपाल जी को, आप सबका नाम ले रहे हैं, आप खुद अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हो? आप आज के टाइम में आदरणीय आडवाणी जी खून के आंसू बेचारे घर में बैठ के रोते हैं, उनके कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। आदरणीय जोशी जी, उनको आप नाम तक नहीं लेना पसंद करते हो। आज के टाइम में बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता नहीं पाएंगे बेचारे कहां रहते हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब ये अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, ये बस केवल दूसरे घर में ताक झांक करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं बताऊं, आपने एक जो दूसरा जिक्र किया कि हम लोग सीबीआई और ईडी और विजिलेंस से डरने वाली बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी न कभी डरा है, न डरी है, न समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरे हैं। आप इस बात में मत रहिए, आप इस मुगालते में मत रहिए। आज शासन सत्ता आपकी है, कल बदलेगी भी, और इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम लोग डरने वाले लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो है आदरणीय कपिल सिब्बल देश के एक बड़े वकील हैं, उनको जो है हम लोगों ने भाई आप देखेंगे 2024 में चुनाव होने जा रहा है, तो आदरणीय कपिल सिब्बल साहब को जो है एक हमारी पार्टी समर्थन दे रही है, उनको राज्यसभा भेज रही है। और दूसरी बात, हम लोगों को बचाने का डर नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव हमारे जो महबूब नेता हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बाबा 5 साल से फाइल ढूंढ रहे हैं, 5 साल से जो है चार्ज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप आने वाले समय में देखेंगे 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जो ये आताई लोग हैं, जो ये फिरका परस्ती लोग हैं, इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है चंचल जी, अब मैं रजा जी के पास चलती हूँ। रजा जी, ये जो नामों को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही, क्योंकि अब देखिए 10 जून की वो तारीख होगी जब वोटिंग होगी, कैंडिडेट चुन लिए जाएंगे।
अभी फिलहाल जो नाम आपको दिख रहे हैं, इन नामों पर आपकी सबसे पहली राय क्या होगी? किस नाम में? भारतीय जनता चाहे पार्टी वो की भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो हम देखिए अभी समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस जो दम भर रही है कि हमने 3 कैंडिडेट तो अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश से दिए, इसलिए उत्तर प्रदेश पे हमारा पूरा फोकस है, इस बात का दम कांग्रेस भी भर रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का विरोध भी हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। इमरान प्रतापगढ़ी बिल्कुल। के तो विरोध चल रहा है। राजस्थान में जो प्रमोद तिवारी का है तो उसका विरोध चल रहा है कि वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल सकते थे, तो वो तो एक अलग मुद्दा है उनका। लेकिन ये अभी समाजवादी पार्टी, उस पर बीजेपी बात बताऊंगा। समाजवादी पार्टी में आप देखिए अखिलेश यादव जी ने जो 3 कैंडिडेट्स हुए हैं, ये अगर आप ओवरऑल आप देखिए तो अखिलेश यादव बहुत दबाव में है। इसमें अखिलेश यादव कुछ चला ही नहीं। ठीक है रजा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं सीधे, एक बार उसका रुख कर लेते हैं क्योंकि आज वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे उनके कैंडिडेट। उससे पहले देखिए तस्वीरें इस तरह कार्यक्रम के। बच्ची ये लड़की है या लड़का है? लड़की है। लड़की है। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से इसको बच्ची को जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? अभी नहीं जोड़े हैं। तो क्यों नहीं जोड़ा? तो जन्म लेने के साथ ही जोड़ देना चाहिए था। जी सर, जोड़ देंगे। शासन की योजनाओं को जोड़ना चाहिए था और मुझे लगता है कि इसको आप जरूर जोड़ें। 2000 रुपए उसके अकाउंट में मिल जाता। कितने दिन की है? 1 महीने की हो गई। तो अभी उसको जोड़ दीजिए। जी सर। जन्म के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाइए, तत्काल पैसा आपके पास या उस बच्ची के नाम पे आ जाएगा। जी सर। 1 साल का, जब 1 साल की होगी सभी प्रकार के टीकाओं से उसे आच्छादित करिए, फिर पैसा उसके नाम पे आ जाएगा। पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा आएगा, 6ठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा आएगा, 9वीं क्लास में जाने पर पैसा आएगा, और हाई स्कूल पास होने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स या उससे आगे जो भी उसको पढ़ाई करना है तो भी 5000 रुपया मिलेगा। कुल मिला के 15,000 रुपये बेटी को प्राप्त होगा इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। आप जरूर उस बेटी को इस योजना से जोड़िए, ठीक है ना? और सुल्तानपुर का जो जिला प्रशासन है उनको भी बोलेंगे कि ऐसी सभी बेटियों को जोड़ा जाना चाहिए जो उनके साथ जुड़ी हैं। और आप लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। बीसी सखी केवल कलेक्शन करना ही नहीं या पैसा देना ही नहीं, शासन की योजनाओं के बारे में अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो आपका भी व्यापक प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि बेटी के जन्म लेने के साथ ही जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको हमें वो करना चाहिए। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैठिए। धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम चलते हैं गुड़िया और कुंती, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी हैं जनपद बहराइच से। वो बहराइच से जुड़ेंगी। गुड़िया जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है ना? आपका मकान बन गया है? अच्छा, कब बना है? अच्छा, ये मकान बनाने का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा आपसे? कितना पैसा मिला था आपको? कितना पैसा? 1,20,000 रुपया। और शौचालय के लिए अलग से पैसा मिला था? कोई पैसा बीच में मांगा तो नहीं? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, स्कूल पढ़ते हैं सभी? ठीक, बहुत सुंदर। और क्या करते हैं आप लोग? तो आपके बगल में कौन बैठी है? आपकी बेटी बैठी है? आपके बगल में है जो बैठी है, कौन है? आपकी बेटी है? स्कूल पढ़ती है वो? कौन क्लास में? अच्छा, बहुत सुंदर। उनको नियमित रूप से स्कूल भेजिए आप। ठीक है, बहुत सुंदर। आपके पति क्या करते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई बात हो आपकी?
क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है आपको, थोड़ा मुझे बताइए। शौचालय बना हुआ है ना, बकरी पालन मिला हुआ है, गैस चूल्हा है, बकरी का कनेक्शन है, और राशन कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, डाक कार्ड बना हुआ है, और गरीब कार्ड बना हुआ है। साहब आपको भी सब कुछ मिल रहा है। आपने बहुत सारी योजनाओं का गिना दिया है। यहाँ पास बन गया। बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, राशन कार्ड में कितना राशन मिलता है आपको? सब मिलता है 45 किलो। हैं? 35 किलो। 35 किलो मिलता है। और ये दाल, तेल, नमक सब मिलता है? हाँ साहब। अच्छा, कैसा वो जो रिफाइंड तेल है वो कैसा है, खाने लायक है? हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और दाल? दाल मिलती है चना की। अच्छा दाल है ना? हाँ साहब, अच्छा दाल। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब गरीबों की सरकार आती है तो ऐसे ही योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को मिल पाता है। और देखिए, आज तो आपका मकान, ये पीछे जो मकान दिखाई दे रहा है, ये आप ही का मकान है कि किसी और का है? आप ही का मकान है। बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। और आपके पूरे परिवार को भी खूब मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, है ना? ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अब हम चलते हैं उन्नाव जिले में और वहाँ मिलते हैं और सुनते हैं गुड़िया देवी की, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है और उनके कच्चे घर को पक्के घर में परिवर्तित किया गया है। गुड़िया जी, उन्नाव। गुड़िया जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। आज से कृपा से ठीक है। ये पीछे जो मकान बनाया आप ही ने बनाया है ये? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा मकान बनाए हैं। तो कितना पैसा मिला था आपको? 1,20,000। बहुत सुंदर। किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, आपके जो है कौन परिवार में क्या करते हैं? पति क्या काम करते हैं? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। खेती मजदूरी का काम करते हैं। और पहले मकान कैसा था? कच्चा मकान था। अच्छा, ये जो बगल में झोपड़ी दिखाई दे रही थी पहले, छोटी, आप ही की थी क्या वो? जी। अच्छा, तो उसी में रहते थे? यही में रहते थे। अच्छा, तो और क्या क्या, किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? और भी कुछ योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? लाइटरिंग बनी थी है, लाइट है। हाँ। और सिलेंडर मिला था। सिलेंडर भी मिला? कार्ड बना था। हाँ। गोल्डन कार्ड बना था। ठीक है। और राशन वगैरह मिलता है? मिलता है। क्या क्या मिलता है राशन में? गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, नमक मिलता है। हाँ। तेल मिलता है, चना मिलते हैं। अच्छा, कैसा है तेल और चना? कैसे, जो तेल है, चना है, कैसा मिलता है ये? ठीक, अच्छा उसका वो है? अच्छा है। खाने लायक है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और कोई बात? मम्मी पापा। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम पढ़ाई करती हो? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करती। काहे नहीं पढ़ाई करती हो? तबीयत खराब हो चुकी रहा तो इसीलिए छोड़ अरे, तो अब दिया। तो उपचार भी है बीमारी का, तो हर बीमारी का उपचार है। गोल्डन कार्ड उसी के लिए दिया गया है ना? जी सर। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार है। जी सर। किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो गोल्डन कार्ड को लेके जाएंगे, तो उसी के आधार पर सारा पैसा उसी से जो है कट जाएगा। आपको जो है पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दवा मिल गई है। मिल गई है ना? जी सर। हाँ, तो पूरा उपचार कराइए। जी सर। हाँ, हिम्मत से काम लीजिए।
जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को भी। जैसे मकान आपने अच्छा बनाया है ऐसे अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाइए, एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। जी सर। बधाई आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को हमारी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं इलू शर्मा जी, मथुरा। इलू जी कैसे हैं आप? राधे राधे सर। राधे राधे। आप सभी को। आप बैठे ना, बैठ के बोले आराम से। तो ये इलू बर्गर पेटी सेंटर आप ही का है क्या ये? जी सर। अच्छा, कितने का आपको पीएम स्वनिधि में कितना पैसा मिला था? सर 10,000 रुपए। 10,000 रुपये। अच्छा, इसको आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जी सर। अच्छा, उसका कितना लाभ मिला आपको? सर महीने में 50-60 रुपए मुझे कैश पेमेंट मिल जाएगा, बैंक पेमेंट। अच्छा जी सर। आपने दोबारा फिर आवेदन नहीं किया और पैसा लेने के लिए? कितना भुगतान कर लिया आपने? मैंने वो चुका दिया, चुकाने के बाद में सर मैंने 20,000 रुपए के लिए फिर अप्लाई की थी। ठीक। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कितने की बिक्री हो जाती है आपकी प्रतिदिन? सर अपना काट पीट के सर आई है मेरा 10-12 हजार रुपए में अपना कम बचा लेता हूँ सर। अच्छा, महीने का? जी सर, महीने का सर। बहुत सुंदर। जी सर। बहुत अच्छा। आपके मथुरा में बताइए कितने ऐसे स्ट्रीट वेंडर होंगे, पटरी व्यवसायी होंगे जिन्होंने पीएम स्वनिधि का लाभ इस रूप में लिया होगा और आपकी तरह वे लोग अब खुशहाली की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? कुछ मालूम है आपको? सर काफी लोग होंगे सर। सर काफी लोग होंगे जिनको जिनको जानकारी है सर, वो तो योजना का लाभ उठा लेते हैं और जिनको नहीं जानकारी है वो नहीं उठा पाते हैं। आप लोगों को बताना चाहिए ना, सभी लोगों को। नहीं सर, हम बताते हैं, जो हमारे परिचित में होते हैं उनको हम बता देते हैं सर। देखिए, सरकार ने ये भी तय किया है कि जितने पटरी व्यवसायी हैं इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए, जिससे जहां तहां सड़कों पर खड़ा होकर के नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से उनका पुनर्वास करके और उनको कहीं भी कोई उनका शोषण न करने पाए, ये भी व्यवस्था के साथ हम जोड़ने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर प्रधानमंत्री जी की इस स्कीम का लाभ लेने के साथ साथ व्यवस्थित पुनर्वास की योजना के साथ जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आपको बताओ, शासन की कुछ और योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? जी सर, मुझे ई श्रम कार्ड मिला है सर, और तुम्हारे आवास प्रधानमंत्री मकान भी मिला है सर मुझे। कितना पैसा मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में? सर मुझे 2.5 लाख रुपए मिला था। 2.5 लाख में शहरी क्षेत्र में? जी सर। ठीक है, मकान बन गया? हाँ सर, मकान बन गया है सर, आपके पीछे कोई है सर। अच्छा, ये पैसा पीछे आप ही का मकान है क्या? जी सर। जी अरे सर। वाह, आपने तो पूरा बंगला बना दिया। ऐसा लगा दे जैसे कोई जो है बड़ा आवास बनाया आपने। नहीं सर, बहुत मेहनत की है सर, आई हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में मैं इस मकान पर पहुंचा हूं सर। मेरा अच्छा, बहुत सुंदर सपना था। जी सर। अच्छा, और क्या क्या किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? सर राशन कार्ड भी मिलता है अपना सर, और तुम्हारा बीमा वगैरह भी है, आई है वो भी मिलता है सर। अच्छा जी सर। तो राशन आप सरकार से लेते हैं लेकिन अपनी दुकान में लोगों से पैसा लेते हैं? दुकान में कैसे सर? हाँ आई हैं। नहीं, मैंने ये कहा सरकार के आप राशन लेते हैं फ्री में लेकिन अपनी दुकान में पैसा लेते हैं लोगों से। आई हैं सर, वो हम मेहनत करते हैं सर। अच्छा, मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं सर, मेहनत करके आई हैं लेते हैं सर। अपने बच्चे पालते हैं, आई हैं उसी से अपना पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सरकार भी तो मेहनत करती है। आई नहीं कहती? हाँ सर, कहती है सर। राशन से आपके सहयोग से तो सर हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग ना हो तो सर हम आई कुछ ना कर पाए। जो हमारे छोटे छोटे सपने हैं सर, आई हैं उनको हम कभी पूरा नहीं कर पाते सर। अच्छा, बच्चे क्या क्या हैं आपके?
सर 2 बेटे हैं सर, 1 बेटी है सर। पढ़ाई करा रहे हो उनको? हाँ सर, एक यूकेजी में और एक एलकेजी में है सर। आई है बेटी मेरी अभी 3 महीने की हुई है सर। ठीक है, बहुत सुंदर, पढ़ाई कराओ उनको खूब मेहनत से, है ना? जी सर। बहुत सुंदर। इलो शर्मा जी, आपको और आपकी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और समाज के प्रत्येक तबके को कैसे योजनाओं का लाभ मिलता है। देखिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल रहा है, किसी को ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड की सुविधा है, किसी को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर है। अलग अलग योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को देने का प्रयास हो रहा है और आप जैसे उत्साही लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आप लोग लेने के साथ साथ 200 लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे सरोजा देवी के पास, जो कनौली गांव की हैं, जिला सुल्तानपुर, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहे लाभ के बारे में आपसे बात करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। सरोजा देवी, सुल्तानपुर। नमस्ते, कैसे हैं सरोजा जी आप? महाराज जी राम राम। हाँ, राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? राशन कार्ड है, हाँ कॉलोनी है, हाँ और लेटरिंग है, हाँ किसान निधि योजना है, हाँ। और स्मार्ट कार्ड बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। आपके बगल में कौन बैठे हैं ये? हमारे पति जी हैं। अच्छा, तो ये आप तो अपने पति से भी बड़ी नेता हो गई हैं अब तो। आपके हाथ में माइक आ गया है तो आप तो मालकिन हो गई हैं अब। नहीं साहब। ये मकान आप ही का है? हाँ। कितना पैसा मिला था मकान का? 1,20,000। किसी ने घूस तो नहीं मांगा था? नहीं। अच्छा, और क्या क्या मिला? शौचालय भी मिला कि नहीं मिला उसके साथ? मिला है। उसमें कितना पैसा मिला? 12,000। 12,000 रुपया। बन गया वो भी? हाँ, बन गया। ठीक है। और राशन कार्ड? लाल बना है। बना है। कितना राशन मिलता है? 35 किलो मिलत रहा है। हाँ। जब से लॉकडाउन लग गया तब से 15 किलो और मिलेला। हाँ उसके साथ तेल, हाँ। नमक, चना मिला था। हाँ। कभी कदार चीनी मिल जाता है। ठीक है। ये कैसा, ये जो दाल है, तेल है, ये ठीक मिलता है? अच्छा, उसकी जो है जो बहुत अच्छा क्वालिटी का है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने लायक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया लागत है। तो तब तो आपके पति को कमाने में अब कम पैसा जो है लगता होगा उसमें। कब तो कमाने में जो पैसा होता बस उससे तो इतना पैसा तो बच जाता होगा। हाँ, बच जाता है। ये नरेगा वरेगा कई लिए थे, बच जाता है। हाँ हाँ, जब कार्डो बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए, आपके कारण जो है उनका पैसा बच जा रहा है, तो पैसा आप संभाल तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी आ रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे देखिए लगातार एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।